भारत की 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव पूरा हो चुका है। इस चुनाव में मोदी सरकार सलामत रह पाती है या विपक्ष उसका ताज हथियाने में कामयाब होता है? इस प्रश्न का उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है, जिसके लिए कुछ दिन और इंतजार करना होगा। भाजपा और उनके सहयोगी दल दावा कुछ भी करें, लेकिन इस बार उनकी जमीन कुछ हद तक खिसकती नजर आ रही है। इस कयास को लेकर मुख्य रूप से जिस मुद्दे ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, वो संविधान बदलने की चर्चाओं का रहा। राहुल गांधी भी संविधान की पुस्तक लेकर हर मंच से इसे बचाने की बात कहते रहे और अपने हर भाषण में ये लगातार दोहराते रहे। नतीजा ये हुआ कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार घिरती चली गई। प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस मुद्दे के कारण अपनी पार्टी के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनने का आभास महसूस किया, उसके बाद उन्होंने पुरजोर सफाई दी कि विपक्ष इसे लेकर निराधार अफवाह फैला रहा है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे का ठीकरा यह कहते हुए फोड़ने की कोशिश की कि तथ्य गवाह हैं कि संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन खुद कांग्रेस ने किए हैं। विपक्ष की बात को तब और बल मिला जब मोदी ने 400 पार का नारा दिया, जिसके बाद विपक्ष कहने लगा कि सरकार जब 300 से कम सीट में बन जाती है तो मोदी को 400 पार क्यों चाहिए? क्या मोदी 400 पार कर पूरा संविधान बदलना चाहते हैं? खैर, इस मुद्दे ने मोदी सरकार को इतना बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया कि इस नारे को धीरे धीरे कर प्रचारित करना टीम मोदी ने कम कर दिया और मटन, मंगलसूत्र और भैंस जैसे मुद्दे पर आखिरकार भाजपा को आना पड़ा। यहां तक कि भगवान राम के मंदिर को लेकर भी हवाएं ठंडी ही रहीं। वैसे तमाम राजनीतिक दल पता नहीं दोहरापन का चोला ओढ़ने के लिए क्यों अभिशप्त हो जाते हैं। संविधान बदलने का ही मुद्दा लें तो भाजपा लंबे समय से इसके लिए जनमत संगठित करने को प्रयत्नशील रही है। अटल सरकार ने सन 2000 में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया की अध्यक्षता में बाकायदा संविधान समीक्षा आयोग गठित किया था, जिसका उद्देश्य शासन की वर्तमान संसदीय प्रणाली को खत्म कर अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली को लागू करवाना था। उस समय यह माना जाता था कि अल्पसंख्यक विरोधी छवि के कारण भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए हमेशा दूसरे दलों की बैसाखियों की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते जब तक सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव करने की वर्तमान व्यवस्था बरकरार रहेगी, तब तक गठबंधन की मजबूरी के कारण भाजपा के प्रधानमंत्री को सहयोगी दलों की ब्लैकमेलिंग झेलनी पड़ेगी। दूसरी ओर अटल के समय में तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में मुख्य विपक्षी दल की नेता सोनिया गांधी जहां विदेशी मूल के मुद्दे से घिरी होने के कारण सीमाओं में कैद नजर आ रही थी, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी के निर्विवाद सबसे बड़े कद की स्वीकार्यता आसान थी। इसलिए अध्यक्षीय प्रणाली भाजपा को सूट करने वाली थी, जिसमें अटल जी सरलता से राष्ट्रपति चुनकर अपेक्षाकृत स्वतंत्रतापूर्वक शासन चला सकें। लेकिन इस दौरान भाजपा को आगाह किया गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन का अधिकार किसी सरकार को न होने की उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवादित व्यवस्था के मद्देनजर शासन प्रणाली को बदलना संभव नहीं होगा और इसके लिए हठधर्मिता दिखाने पर भाजपा को संकट का सामना करना पड़ सकता है। इन चेतावनियों के बाद भाजपा ने संविधान समीक्षा के इरादे को ठंडे बस्ते में फेंक दिया था। नरेंद्र मोदी युग आते आते भाजपा अकेले दम पर बहुमत जुटाने में कामयाब हो गई। फिर भी उसने पूरी सहूलियत के लिए एक बार फिर संविधान में मौलिक परिवर्तन का विचार बनाया। इसके लिए वर्तमान सरकार ने भी जनमत जुटाने की कवायद की, जिसके तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और तत्कालीन विधि मंत्री किरण रिजिजू के ऐसे बयान सामने आए जिनमें बल दिया गया कि संसद का बहुमत संविधान में कुछ भी बदलने में सक्षम है। चूंकि भारतीय संविधान लोगों की आकांक्षाओं को सर्वोच्च दर्जा देता है, इसलिए उसमें बदलाव करने की इच्छा होने पर मौलिक ढांचे का सिद्धांत आड़े नहीं लाया जा सकता। तत्कालीन विधि मंत्री किरण रिजिजू जब लगातार अपने इन बयानों को दोहराने लगे तो उच्चतम न्यायालय की भ्रुकुटियां उन पर तन उठी। आखिरकार मामला इस हद तक बढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिजिजू की विधि मंत्रालय से विदाई करने में ही अपनी खैरियत नजर आई। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन के लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। ऐसे ही और बदलाव उन्होंने प्रस्तावित करने शुरू किए, जिससे एक बार फिर संविधान की मौलिकता को बदलने का प्रयास उनके द्वारा किए जाने की धारणा जोर पकड़ गई। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच जब अनंत हेगड़े और भाजपा के कुछ अन्य नेता संविधान बदलने के लिए मुखर हुए तो पहले से बितका हुआ जनमानस नए सिरे से चौकन्ना हो उठा। उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया भाप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों की बात को नकारने का साहस दिखाने की बजाय रक्षात्मक हो गए।
इस विमर्श पर आगे बढ़ने के पहले हम इसके सैद्धांतिक पक्ष की विवेचना कर लें तो बेहतर होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और संवैधानिक प्रकृति भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए संवैधानिक जड़वाद यानी हमेशा एक ही जैसा होने को उचित नहीं कहा जा सकता। बस इतना है कि संवैधानिक स्थिरता भी लाजमी है, जिसमें किसी छेड़छाड़ की इजाजत रोजमर्रा में नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये गिनाने बैठ जाते हैं कि कांग्रेस के समय संविधान में कितने संशोधन हुए, तो यह एक तरह से गंभीर विषय को हल्का करने जैसा है। भारतीय संविधान में जहां तक शासक की नियमावली का सवाल है, उसमें भारतीय संघ अधिनियम 1935 को ज्यों का त्यों पेस्ट कर दिया गया है। इसलिए हमारी संविधान सभा का इसे रचने में कोई बड़ा योगदान नहीं है और इसे आवश्यकताओं के अनुरूप चाहे जब बदलने में किसी तरह का धर्म संकट नहीं हो सकता। संविधान की आत्मा जिसे कहते हैं, वो संविधान निर्माताओं की और खासतौर से बाबा साहेब अंबेडकर की उच्च स्तरीय प्रतिबद्धताएं हैं, जो सार्वभौम मानवाधिकार के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और इनमें परिवर्तन के लिए पूरे देश को परिवर्तन का ठोस कारण बताना होगा। बस यही भाजपा फंस जाती है। जिन नेताओं ने परिवर्तन की बात उठाई है, वो इसके औचित्य को देश को समझाने में असफल हुए और विपक्ष ने इसका खूब फायदा उठाया। संविधान में मौलिक परिवर्तन जैसे कुछ प्रयास समय समय पर हुए हैं, जिन्हें याद कर लिया जाए तो स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब राजाओं को प्रीविवर्स यानी किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि को समाप्त करने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे कदम उठाए, तो ये संविधान में कुछ हद तक बेसिक परिवर्तन होते हुए भी उसकी आर्थिक व सामाजिक न्याय की अपेक्षा का अनुरूप था। यानी संविधान की आत्मा इन परिवर्तनों में और प्रकट रूप में फलीभूति देखी गई। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के दर्शन पर अमल किया गया और उसकी वचनबद्धता के निर्वाह के लिए संविधान बदलने की स्थितियां फिर से बनी। मधुलिया की अध्यक्षता में जनता पार्टी के घोषणा पत्र को लागू करने के उपायों को सुझाने के लिए समिति गठित की गई। संपूर्ण क्रांति के तहत इस समिति को दल बदल विरोधी कानून का प्रारूप तैयार करवाना था और मतदाताओं को लोगों की अपेक्षा के अनुरूप काम न करने पर रिकॉल करने का अधिकार भी देना था। पर मधुलियम ने यह पाया कि सुनने में ये व्यवस्थाएं जितनी आकर्षक लगती हैं उतनी है नहीं, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को लागू करने से लोकतंत्र जितना मजबूत नहीं होगा, उससे अधिक उसकी हत्या के लिए निहित स्वार्थों को मजबूत हथियार मिल सकता है। बाद में राजीव गांधी सरकार ने दल बदल विरोधी कानून लागू करवाया। राजीव गांधी सरकार ने संविधान में एक और बड़ा सकारात्मक बदलाव नगर निकायों व ग्राम पंचायतों के चुनावों को संवैधानिक दर्जा देने और इनमें दलितों के अलावा पिछड़ों व महिलाओं को आरक्षण देना सुनिश्चित करवाना था। संविधान को बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ कुछ प्रावधानों में, जैसे अध्यक्षीय यानी राष्ट्रपति प्रधान शासन प्रणाली की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है। वैसे व्यक्तिगत रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में मोदी के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि उनकी हिमालयी लोकप्रियता के सामने विपक्ष का कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता। निश्चित रूप से मोदी इस व्यवस्था को लागू करवाने के इच्छुक होंगे भी, लेकिन अगर उनमें इस बदलाव को लेकर साफ नीयत होती तो विपक्ष के संविधान बदलाव पर हमलावर होने के बाद वो डिफेंसिव होने की बजाय अध्यक्षीय प्रणाली के देश के लिए लाभ को आगे लाने का उपक्रम करते। ज्यादा संभावना इस बात की थी कि इसमें उनको प्रबल समर्थन मिलता और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ती, पर ऐसा साहस वो कर नहीं सके, जिससे ये तो आभास हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। विपक्ष की आशंका है कि अगर मोदी को तीसरा कार्यकाल मिला तो अगले कार्यकाल के अंतिम दिनों तक वो यानी मोदी शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति प्रधान बनाकर मानेंगे। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति बनाई है, उसकी सिफारिशें भी उनके अगले कार्यकाल में लागू हो जाएंगी, जैसा दावा उनकी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी किसी सीमा तक संविधान के बदलाव का उदाहरण होगा। संविधान बदलने की आशंका के साथ जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत के अनुरूप आरक्षण को नए सिरे से व्यवस्थित करने की मांगें जुड़ी हुई हैं, जिसको विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया और मोदी सरकार के पास इस मुद्दे की कोई खास काट दिखाई नहीं दी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इस दायरे में आता है जिसको नाराज करना मोदी की बड़ी गलती साबित हो सकती थी। इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंचों पर
छाती ठोक कर कहते रहे कि वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, जबकि हकीकत कुछ और है। उनके समय लेटरल एंट्री जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें आईएएस बनाने के लिए आरक्षण पर विचार की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकारी विभागों की जगह वो निजीकरण कर रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्होंने आरक्षण की शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं समझी है। कई विभागों की भर्तियों में अघोषित रूप से आरक्षण उन्होंने खत्म करवा दिया है। दूसरी ओर राहुल गांधी का आरोप है कि भारत सरकार 90 सचिव चलाते हैं, जिनमें केवल 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी की बात अगर गलत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? अगर सही है और उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है तो वो मंच से वायदा कर सकते थे कि अगली बार से इस भूल को सुधारा जाएगा और पिछड़ों को भारत सरकार में उनकी संख्या के अनुपात में पोस्टिंग दी जाएगी, पर वो ऐसा करते दिखाई दिए नहीं। इसलिए लोग यह मान रहे हैं कि विपक्ष ने सरकार पर संविधान बदलने के लिए प्रयास करने का जो आरोप लगाया है उसमें पूरी तरह से दम है। इस मुद्दे पर न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष ने हर मंच से आवाज उठाई है। नतीजा यह हुआ कि चुनाव से पहले जब लग रहा था कि मोदी सरकार फिर से आसानी से सत्ता पा लेगी, पर वोटिंग खत्म होने के बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। विपक्ष का इस मुद्दे को धार देना और मोदी सरकार का कुछ स्पष्ट रुख न होना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए परेशानियां बढ़ा गया है। कुल मिलाकर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरे चुनाव में अटैकिंग मोड में रहा और सत्ता पक्ष डिफेंसिव मोड में, जिस कारण अब विपक्ष मोदी सरकार को जबरदस्त टक्कर देता फिलहाल तो दिखाई दे ही रहा है। बाकी सरकार किसकी बनेगी ये आने वाली 4 जून को साफ हो ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।